मेरा नाम यश है। मैं दिल्ली शहर में एक बड़े से बंगले में रहता था। मैं उन बच्चों में शामिल था जो मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। मैंने अपने घर में दुनिया की हर चीज़ देखी थी। घर का इकलौता सपूत होने की वजह से सब मुझ पर अपनी जान छिड़कते थे। मैं भी सबसे बहुत लाड उठवाता था। मुझे किसी भी काम पर कभी रोक-टोक का सामना नहीं करना पड़ा। जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझ में घमंड आता गया। मैं सिर्फ़ अपनी मानता, मनवाता और सुनता था। घर वाले मुझे कुछ भी नहीं कहते थे, जिस वजह से मुझे और शह मिली। रातों को अक्सर मैं देर से आता था। वजह ये भी थी कि दोस्तों के साथ घूमता-फिरता था। उसके बाद मैंने लड़कियों से भी दोस्तियाँ करना शुरू कर दीं। एक वजह ये भी थी कि मेरे दोस्त ऐसे थे, इंसान की जैसी सोहबत होती है, वैसा ही बन जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसीलिए मैं भी अपने दोस्तों जैसा हो गया। आए दिन मैं नई-नई लड़कियों से दोस्तियाँ करता। मुझे अब इस काम में मज़ा आने लगा था और खुशी मिलती थी। लड़कियों से दोस्ती करके मैं वक्त गुज़ारी करता और फिर उन्हें छोड़ देता। नई गर्लफ्रेंड बना लेता और कुछ समय बाद उसे भी छोड़ देता। मैं सच कहूँ तो किसी से मोहब्बत नहीं हो पाई थी। मैं 23 साल का हो गया। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। कभी-कभार पापा अपने ऑफ़िस भी ले जाते थे ताकि काम सीख सकूँ, लेकिन मुझे इस काम में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पापा के लिए चला जाता था। अब तो मेरी मम्मा को मेरे रिश्ते की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने बहुत से रिश्ते ढूँढने शुरू किए, लेकिन मेरे लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। 6 महीने इसी में गुज़र गए। कभी रिश्ता हो जाता, लेकिन फिर टूट जाता। मम्मा बहुत परेशान थीं। एक दिन मुझसे कहने लगीं, "बेटा, यहाँ आओ।" मैं उनके पास गया तो वो एक लिफ़ाफ़े को खोलते हुए कहने लगीं, "ये देखो, ये 10 पर्चियाँ हैं जिसमें बाबा जी ने कुछ ख़ास शब्द लिखे हैं। उनका कहना था कि अगर इसे नदी में बहाया जाए तो लड़के को बहुत जल्द अच्छा रिश्ता मिल जाएगा और उसकी ज़िंदगी में बड़ी अच्छी लड़की आएगी और बच्चा भी बहुत जल्द होगा।" मम्मा की बातें सुनकर मैं हैरत से उन्हें देखने लगा, फिर उस पर्ची को देखने लगा जिसको कई बार फ़ोल्ड किया गया था। मेरी माँ और दादी वगैरह बाबाओं पर बहुत यकीन रखती थीं, जबकि मेरे परिवार के मर्द ऐसे नहीं थे। मुझे मम्मा ने अपनी कसम देते हुए कहा कि तुम्हारे पापा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। फिर एक मोटी पर्ची थमाकर कहने लगी, "इस पर्ची को करीब वाली नदी में बहाओ और प्रार्थना भी करना अपने लिए। लगातार 10 दिन तक ये करना है।" मैं मम्मा की ये बातें मानता नहीं था, लेकिन अपनी कसम देकर उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। मैं वो पर्ची लेकर घर से बाहर चला गया, करीब वाली नदी में जाकर उसे फेंक दिया। दिल में मुझे पूरा यकीन था कि ये सब झूठ है और इसका कोई असर वगैरह नहीं होगा। इसी तरह समय गुज़रता गया और मैं 26 साल का हो गया। आज भी मैं उस समय को सोचता हूँ तो तकलीफ़ होती है। 4 साल पहले जो कुछ हुआ मैं उसे भुला नहीं सकता। मम्मा ने मेरी शादी के लिए लड़की ढूँढना शुरू कर दी। मुझे इस सब से कोई लगाव नहीं था, लेकिन मम्मा और घरवालों के कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी। आज मेरी शादी थी। हम बारात लेकर हॉल में पहुँचे, फिर फेरे हुए, उसके बाद विदाई। मुझे लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी और सोच लिया था कि उसको कभी अपनी पत्नी नहीं समझूंगा। और शादी की रात ही मैंने उसे कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। अगर तुमने किसी और को कुछ बताया तो तलाक दे दूंगा। मैं अपने कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में सोने के लिए चला गया। मेरी पत्नी रोहिणी का दिल टूट चुका था। वो आंसू बहाती रही, लेकिन मुझे उस पर ज़रा भी तरस न आया। उसकी अहमियत मेरे लिए कुछ भी नहीं थी। शादी पर मेरी पत्नी रोहिणी की बहन रिद्धिमा से मुलाकात हुई। वो बार-बार मुझे देखे जा रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जाने क्यों मैं उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था। एक ज़माना था जब मैं लड़कियों पर मरता था और कोई लड़की मुझे एक नज़र देखती तो मैं उसे नज़र भर कर देखता, लेकिन आज मुझे क्या हो गया था? मैं जानता था ये सब 4 साल पहले हुए वाक़ये का असर था। जब मैंने वो पर्ची नदी में बहाई थी, तो जो हुआ वो मेरी सोच में भी नहीं था। मेरी ज़िंदगी बदल गई थी। कुछ दिनों बाद रोहिणी मेरी पत्नी अपने मायके रहने चली गई। मुझे उसे 15 दिन बाद लेने जाना था। आज उसे गए दूसरा दिन था। मैं बहुत आराम से रह रहा था, मगर मैं ये सोच रहा था कि रिद्धिमा मुझे इस तरह क्यों बार-बार देख रही थी। इसी तरह समय बीतता गया और मेरी शादी को 1 साल हो गया। अब तो मम्मा भी प्रार्थनाएँ करती थीं कि जल्दी से मैं बाप बन जाऊँ और उनके पोता-पोती इस दुनिया में आए, लेकिन मैं जानता था कि ऐसा कभी नहीं होगा। मैं एक बार भी अपनी पत्नी से दूर होकर लड़कियों से मिलने लगा। उनको चोरी-छुपे घर बुलाता और उनके साथ समय बिताता। मुझे लगा था कि ये देखकर रोहिणी खुद ही मुझसे तलाक मांगेगी और मेरी ज़िंदगी से चली जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो हमेशा सब्र करती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर मैंने सोचा
कि मैं क्यों उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं। इसलिए अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए मैं लड़कियों से दोबारा दोस्तियां करने लगा। इस दौरान मैं उस वाक़ये को भूल चुका था जिसे 5 साल हो गए थे। आज रोहिणी मायके रहने गई हुई थी क्योंकि उसकी बहन रिद्धिमा लंदन से वापस आई थी। 5 साल तक उसने लंदन में पढ़ाई की थी और अब वो वापस आ गई थी। रोहिणी की शादी से पहले वो लंदन में ही पढ़ती थी। फिर रोहिणी की शादी अटेंड करने वो इंडिया आई और चली गई। अब वो हमेशा के लिए इंडिया आ गई थी। 2 हफ्ते रोहिणी मायके में रही और इस दौरान मैं लड़कियों से मिलता रहा। आज घर वालों ने मुझे रोहिणी के घर भेजा था ताकि मैं उसे वापस ले आऊँ। रोहिणी खाना बना रही थी जब तभी दरवाज़ा खुला और रिद्धिमा शायद किसी की शादी से वापस आ रही थी, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। वो अपने कमरे में गई और थोड़ी देर बाद जब वो मुँह धोकर कपड़े बदल कर आई तो मेरी रूह काँप गई। मुझे समझ में ना आया कि मैं भगवान का शुक्र करूं या फिर उनसे माफ़ी मांगूं। मैं बदहवास होकर वहां से भाग आया। मैं रोहिणी को भी अपने साथ नहीं लेकर आया। मेरी सांसें फूली हुई थीं। घर वाले कहने लगे, तुम्हें रोहिणी को साथ लेकर आना चाहिए था। मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि कल लेने चला जाऊँगा रोहिणी को। सारी रात मैं परेशानी से सोचता रहा, ये सब क्या हो गया था, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजरने लगे। मैंने अब तक रोहिणी को कबूल नहीं किया था। वो मेरे दिल में अपनी जगह बनाने के लिए बहुत से जतन करती, पापड़ बेलती, लेकिन उसे मायूसी होती क्योंकि मुझे तिनका बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बाद मुझे रिद्धिमा का फ़ोन आया। वो मुझसे मिलना चाहती थी। फिर यूं ही मुलाकात का सिलसिला शुरू हुआ। मैं अपनी साली रिद्धिमा से मुलाकातें करने लगा। हम दोनों रेस्टोरेंट में भी घूमने लगे और घंटों फ़ोन पर और मैसेजेस पर एक दूसरे से बातें करते थे। रोहिणी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन रिद्धिमा ने मुझे प्रपोज़ कर दिया। ये सुनकर मैंने भी उससे कहा कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे पहले रोहिणी को तलाक देना होगा। ये सुनकर रिद्धिमा का रंग पीला पड़ गया। ये सुनकर वो कहने लगी कि तुम मेरी बहन को तलाक मत देना, बल्कि जैसा मैं कहूँ वैसा करना। उसकी बातें सुनकर मैं उससे सहमत नहीं था, लेकिन फिर रिद्धिमा बोली कि अगर तुम रोहिणी को तलाक देकर फिर मुझसे शादी करोगे तो लोगों को बातें बनाने का मौका मिलेगा और सब हमें भला बुरा कहेंगे और हम पर इल्ज़ाम भी लगाएंगे। घर वाले कभी हमारे रिश्ते को दिल से कबूल नहीं करेंगे। रिद्धिमा की बातें मुझे ठीक लगी थीं, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुमसे शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। यूँ मैं रोज़ रात को दूध का गिलास बनाकर रोहिणी के पास ले जाने लगा और उससे माफ़ी मांग कर बोला, मुझे माफ़ कर दो रोहिणी, मैंने तुम्हें कबूल कर लिया है। जो कुछ गलत तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। ये कहकर मैं रोने लगा। वो बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के मारे आंसू निकल आए। उसने दूध का गिलास मेरे हाथ से लिया और पीने लगी। वो मुझे माफ़ कर चुकी थी। यूँ वो प्रतिदिन दूध का गिलास पीती और सो जाती। अब रोज़ उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं दिल में खुश होता। एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, अगर मुझे कुछ हो जाए तो दूसरी शादी मत करना। ये सुनकर मैं रोने लगा और उससे वादा किया कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। दिन प्रतिदिन रोहिणी की तबीयत ख़राब होती जा रही थी। मैं उसे जानबूझकर कहता, आओ डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो जाने से मना करती थी। मैं भी यही चाहता था कि वो डॉक्टर के पास ना जाए। एक दिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो बोली कि मैं मायके जा रही हूँ। रिद्धिमा ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि वो सब संभाल लेगी, तो मुझे इत्मीनान हो गया था। कुछ दिन के बाद खबर आई कि रोहिणी की डेथ हो गई है। हम सब उसके मरने पर गए। उसे सर से पैर तक सफ़ेद चादर ओढ़ाई गई थी। जब अर्थी उठी तो हमें घर भेज दिया गया। उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। अर्थी पे ज़्यादा लोग शामिल नहीं थे। मैं बहुत खुश था कि अब मैं रिद्धिमा से शादी कर लूँगा। रोहिणी के मरने पर मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब मेरी ज़िंदगी में सुकून था। ऐसे ही 1 महीने बाद ही इतनी जल्दी मेरे घर वाले मेरी दूसरी शादी करने का सोचने लगे। मैं हैरान था कि ये सब इतनी जल्दी रोहिणी को भूल गए हैं, जबकि घर में तो सब रोहिणी को अपनी बेटी समझते थे। मैंने घर वालों को झूठ मूठ कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, मुझे रोहिणी की बहुत याद आती है, जबकि मैं दिल में ये सोचता था कि जल्दी से मेरी दूसरी शादी हो जाए। ये सुनकर घरवाले कहने लगे कि हम रोहिणी की बहन रिद्धिमा से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैं तो खुशी से पागल हो गया। यही तो मैं चाहता था और फिर ऐसा ही हुआ। घरवाले कहने लगे रिद्धिमा से शादी चोरी छुपे होगी ताकि परिवार वालों को पता ना चले।
वरना लोग बातें बनाएंगे। एक रात मैं सो रहा था जब मुझे रोहनी की आवाज़ आई। फिर अचानक ही वो मुझे एक कमरे में नाइट बल्ब की रोशनी में नज़र आने लगी। वो रो रही थी, रोते हुए कहने लगी, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। यश, आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप दूसरी शादी नहीं करेंगे। ये सब देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से कंबल सर तक ले लिया। मैं कांप रहा था। ये सब कल भी मेरे साथ हुआ था। रोहनी तो मर चुकी थी, इसका मतलब ये रोहनी की आत्मा थी। मैं डर गया। 1 महीने बाद मेरी शादी थी, लेकिन मैं डर चुका था। अब रोहनी कभी मेरे सपनों में आती तो कभी मुझे रातों को अपने कमरे में नज़र आती। मैं उससे दूर भागता था। मेरी दिमागी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। मैं डरता रहता था। रातों को ठीक से नींद नहीं आती थी। ये सब मैंने रिद्धिमा को बताया तो वो बोली, ये सब तुम्हारा वहम है। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। यहाँ तक मम्मा को भी यकीन नहीं था। मुझे लगा मैं पागल हो गया हूँ या शायद इस जुर्म ने मेरी अंतरात्मा को जगा दिया है। मैं परेशान हो चुका था। 1 महीना गुजरा और शादी का समय आ गया। मैं तैयार हो रहा था जब मम्मा मुझे दूध का गिलास दे गईं। मैंने दूध पिया और शीशे में खुद को देखने लगा। अचानक मैंने अपने कमरे में दुल्हन के रूप में रोहनी को देखा। वो रो रही थी। उसे देखकर मैं डर गया। मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं इतना डर गया कि बेहोश हो गया। उसके बाद मम्मा ने मुझ पर पानी डाला तो मुझे होश आया। उसके बाद हम शादी के लिए निकल गए। जब हमारी शादी हो गई तो मुझे थोड़ा सुकून हुआ। रिद्धिमा मुझे मिल गई थी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। दोबारा फिर से सब मामूल पर आ गया था। अब मुझे ना रोहनी नज़र आती थी, ना ही डर लगता था। मैं दिमागी तौर पर नॉर्मल हो गया था। मेरी और रिद्धिमा की शादी के 2 महीने होने वाले थे। मैं नोट कर रहा था कि रिद्धिमा हर वक्त अपने फ़ोन में लगी रहती थी और किसी से बातें करती रहती थी। उसके पास मेरे लिए समय नहीं होता था। वह मुझे अपने पास भी नहीं आने देती थी। मैं उससे प्यार करता था, इसलिए उसकी ख्वाहिश की इज़्ज़त करता था। एक रात जब मैं ऑफिस से देर से घर आया तो मैं हैरान रह गया जब मैंने देखा कि रिद्धिमा के साथ कोई आदमी भी था। मुझे देखकर वो कमरे के दूसरे दरवाजे से निकलकर लॉन की तरफ जाता हुआ वहाँ से निकल गया। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने रिद्धिमा से पूछा, वो कौन था? ये सुनकर वो बोली, मेरा दोस्त था। मैं दंग रह गया कि रिद्धिमा ऐसी होगी। मैंने सोचा तक नहीं था। उसके बाद रिद्धिमा की असलियत मुझ पर खुल गई। उसके बहुत से बॉयफ्रेंड्स थे जो आए दिन घर में आते जाते रहते थे। वो बहुत से लड़कों से मिलती थी। मैं जब रिद्धिमा को इन कामों से मना करता तो वह कहती कि तुम्हारा राज सबको बता दूंगी, मेरे पास सबूत भी हैं। उसकी ये बात सुनकर मैं डर जाता और चुप हो जाता। मैं नहीं चाहता था कि सच सामने आए, इसलिए रिद्धिमा से कुछ नहीं कहता था। मुझे पता चल चुका था कि मेरे साथ वही हो रहा है जो मैंने रोहिणी के साथ किया था। मैं भी तो ऐसा ही था पास्ट में। यही तो करता था। लड़कियों से दोस्तियां करता था, उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। मैं रोहिणी से शादी के बाद भी नहीं बदला था, जबकि रोहिणी तो बहुत अच्छी थी। वो रिद्धिमा जैसी नहीं थी। काश मैं वो सब ना करता रोहिणी के साथ और उसे अपनी पत्नी कबूल कर लेता। रोहिणी को कबूल भी तो मैंने रिद्धिमा की वजह से ही नहीं किया था। मुझे कुछ साल पहले की वो बातें याद आने लगी जब मम्मा ने मुझे तीसरे दिन वो पर्ची देकर भेजा तो मेरी मुलाकात अचानक ही एक लड़की से हुई। उसने अपना नाम मुझे शनाया बताया था। उससे मेरी दोस्ती हो गई और वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। हम डेली एक दूसरे से बातें करते और कभी कभी मुलाकातें करते। शनाया के अलावा मेरी और भी बहुत सी दोस्त थी, लेकिन मैंने ये सब शनाया से छुपा रखा था। जब शनाया को मेरी सच्चाई का पता चला तो वो मुझे छोड़कर चली गई और फिर मुझसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। उसके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तो शनाया से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और पहली बार में ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। यूँ मैंने सब लड़कियों को छोड़ दिया और सिर्फ शनाया के बारे में सोचने लगा। लेकिन रोहिणी से शादी के बाद मैंने दोबारा लड़कियों से दोस्तियाँ करना शुरू कर दी, क्योंकि मैं आदत से मजबूर था। जब मेरी शादी रोहिणी से हुई तो मैं रिद्धिमा को पहचान नहीं पाया। जब रिद्धिमा लंदन से पढ़कर वापस आई, मैंने उसे देखा तो पता चला कि वो तो शनाया थी, क्योंकि वो 5 सालों में बहुत बदल चुकी थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। शनाया के 2 नाम थे, लेकिन मैं उसे शनाया के नाम से ही जानता था। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मैं खुश था मगर अब रोहिणी को रास्ते से हटाना था। मैं उसे तलाक देना चाहता था, लेकिन रिद्धिमा ने कहा कि रोहिणी को जहर दे दो ताकि परिवार वाले बातें ना बनाएं। मैं खुश था कि रिद्धिमा मुझसे आज भी प्यार करती है। यूँ रिद्धिमा के कहने पर मैंने रोहिणी को जहर दे दिया और अब वो ही मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि सबको मेरा राज बता देगी। वो रोज़ मुझसे कहती कि अगर तुमने मुझे किसी काम से यानी लड़कों से मिलने से रोका तो मैं घर वालों को तुम्हारा राज बता दूंगी। मैं तंग आ चुका था। मैंने सोच लिया था कि आज रिद्धिमा को मार डालूंगा।
एक तो मुझे गुस्सा भरा हुआ था और दूसरा रिद्धिमा के पास मेरा राज भी था। मैं नहीं चाहता था कि किसी को इस बारे में पता चल जाए और लोग मुझे भला बुरा कहें। मैं घर में आया, सब सो रहे थे, रिद्धिमा भी सो रही थी। मैंने रिद्धिमा के ऊपर से कंबल हटाया ताकि उसका गला घोंट कर उसे मार डालूं, ताकि राज दफन हो जाए और मेरी इज्जत बची रहे। लेकिन ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वहाँ तो रोहिणी लेटी थी, मेरी पत्नी। ये मेरा वहम नहीं हो सकता था, वो वाकई रोहिणी थी। तभी पीछे के दरवाजे से रिद्धिमा भी आ गई और रोहिणी के पास जाकर बैठ गई। अब वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर मुझे देख रही थीं। इसी दौरान घर वाले भी वहाँ आ गए और मम्मा ने मुझे थप्पड़ मारा। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है। रिद्धिमा ने सबके सामने बताना शुरू किया। वो बोली कि कुछ साल पहले यश ने मुझसे दोस्ती की ऑफ़र की। मैं उसे शरीफ लड़का समझती थी, इसलिए इससे दोस्ती की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भेजे। ये मुझसे वादे करता, कस्में खाता कि मुझसे ही शादी करेगा। एक दिन मैंने इसे किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया। ये तब भी झूठी कस्में खाकर कहने लगा कि इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं, ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है। लेकिन आए दिन ये लड़कियों से मिलता, उनसे दोस्तियां करता, उनके साथ रातें गुजारता। मेरे पास बहुत से सबूत थे जो मुझे इसके एक दोस्त ने बहन समझकर भेजे थे और कहा था कि मैं यश जैसे घटिया इंसान को छोड़ दूं। यूँ मैंने इसे छोड़ दिया और सोचा कि कभी ना कभी इस जैसे धोखेबाज इंसान से बदला ज़रूर लूँगी। और मैं पढ़ने लंदन चली गई। पढ़ाई में इतना मगन हुई कि कुछ पता ही नहीं चला। फिर रोहिणी की शादी का पता चला तो मैं दंग रह गई कि उसकी शादी तो यश से हो रही है। मैंने रोहिणी को यश के बारे में बताया और कहा कि ये शादी मत करना। लेकिन रोहिणी को अपने माँ बाप की इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए उसने शादी कर ली। मुझे लगा था कि शायद रोहिणी यश को बदल देगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, ये ना बदला। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि किस तरह मैं तुमसे अपना बदला लूँ और रोहिणी का भी। रोहिणी मेरी सगी बहन नहीं थी। मेरे डैडी ने दूसरी शादी रोहिणी की मम्मी से की थी। हम दोनों सगी बहनें नहीं हैं, लेकिन आपस में सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। डैडी भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। यूँ हमने तुम्हारी सच्चाई सबूत के साथ घर वालों को दिखाई और तुमसे बदला लेने और सबको सबक सिखाने का सोचा। मैंने यश को टेस्ट करने के लिए कहा कि रोहिणी को जहर दे दो। मुझे लगा था वो मना कर देगा, लेकिन वो मान गया। वो समझता था कि वो रोज़ रोहिणी को दूध में जहर डालकर देता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सब प्लान था हमारा। हम सब ने यही शो करवाया कि रोहिणी मर गई है। तुम्हारे माँ बाप भी इस प्लान का हिस्सा थे और उन्हें ये जानकर शर्म आई थी कि उनका बेटा किस कदर ज़लील इंसान है। तुम्हें उस दर्द का एहसास दिलाने के लिए जो पहले तुम्हें दूसरी लड़कियों के साथ देखकर होता था और फिर रोहिणी को होता था, उसका एहसास दिलाने के लिए मैं अपने ही भाइयों को भेज बदल कर घर में बुलाती और उनसे ही फ़ोन पर बातें करती थी। रिद्धिमा की बातें सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। घर वाले और परिवार वाले मुझ पर थू-थू करने लगे। रिद्धिमा और रोहिणी से मैंने बहुत माफ़ियाँ मांगी, लेकिन उन्होंने मुझसे तलाक ले ली। मैं वाकई रिद्धिमा से प्यार करता था, इसलिए मुझसे ये सब बर्दाश्त ना हुआ तो मैं बीमार रहने लगा। घर वाले भी अब मुझसे दूर दूर रहने लगे थे। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। वो कहते थे कि हमने तुम्हारी ये परवरिश नहीं की थी। मैं अकेला रह गया था। मुझे उन सारी लड़कियों की बद्दुआएं लग गई थी जिनके साथ मैंने धोखा किया था। काश मैं उन लड़कियों के साथ बुरा ना करता और ना किसी लड़की से नाजायज़ रिश्ता रखता। काश मैं एक अच्छा इंसान होता। मेरे माँ बाप आज भी मुझसे पहले की तरह प्यार करते और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ होती। लेकिन अफसोस, समय हाथ से गुज़र चुका था और आज मेरी किस्मत में बस मेरी ज़िल्लत और रुसवाई थी। मैं किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहा था। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन मैं ये सब भूल गया था। लड़कियों पर अमीरी का रौब झाड़कर मैंने ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।